गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे द्वारा जो अध्ययन किया गया था वो बहुत सारी परिभाषाएं थी अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर में, जिनका आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। जैसे आपने उपभोक्ता पढ़ा था, विक्रेता पढ़ा था, क्रेता पढ़ा था, सेवाधारी, सेवा प्रदाता, आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं, इन सब का आपके द्वारा अध्ययन किया गया था। इसके अलावा मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी अलादीन की, जिसके अंतर्गत उसके पास एक चिराग था। मैं कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के अंतर्गत दिए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में, उसको कंसल्ट कर रही हूँ आपसे। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, अपने परिवार के सदस्यों के विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बनाइए। क्या आप उन्हें आर्थिक क्रियाकलाप कहेंगे? उसके कारण बताइए। जैसे आपके फैमिली के अंदर कोई खाना बना रहा है, कोई बाहर जाकर सब्जी लेकर आ रहा है, कोई दूसरा कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्रियाकलाप आपके घर में हो रहे हैं। क्या प्रत्येक क्रियाकलाप आर्थिक कहलाएगा? आर्थिक क्रियाकलाप बनने के लिए आय का सृजन होना बहुत जरूरी है, या आय का लेन देन होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके मम्मी ने घर में खाना बनाया तो वो आप सबके लिए है, उससे कहीं आय का सृजन नहीं हो रहा है, वो गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। वो प्रेम सहानुभूति के प्रेम के तहत किया गया क्रियाकलाप कहलाएगा, गैर आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा। आपके पापा के द्वारा बाहर जाकर कार्य किया गया, ये आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएगा, क्योंकि इसके बलबूते पर आपके घर में आय आती है या आय का सृजन होता है। इस प्रकार से हम आर्थिक क्रियाकलाप और गैर आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं घर के प्रत्येक कार्य को लिखकर, कार्य क्रियाकलाप, और दूसरे वाले कॉलम के अंदर उसका प्रकार, आर्थिक या गैर आर्थिक। सेकंड क्वेश्चन आपके इसी में दे रखा है, क्या आप स्वयं को एक उपभोक्ता मानते हैं और क्यों मानते हैं? हाँ बिल्कुल, हम एक उपभोक्ता हैं। और क्यों है? क्योंकि हम सुबह से लेकर रात को जब तक सोते हैं तब तक अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। एक उपभोक्ता कौन है? जो वस्तु और सेवा में का प्रयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो हम भी एक उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट आपके एक और क्रियात्मक गतिविधि दे रखी है यहाँ पर, क्या आप स्वयं कुछ अन्य ऐसे उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ व्यक्ति को यह चुनना होता है कि वह वर्तमान कीमतों पर अपनी निश्चित आय से किन किन वस्तुओं की और कितनी मात्रा खरीद सकता है? जैसे आप बाजार जा रहे हैं, आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, राखी लेने जा रहे हैं, अभी राखी का सीजन चल रहा है, राखी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी जेब के अंदर आप 500 रुपये लेकर गए, आपको अपनी फैमिली के लिए 5 या 6 राखी चाहिए। यदि आपको आपकी पसंद की राखी सस्ते में मिल गई, सस्ते से मतलब वैसे तो आजकल इतनी रेटें हैं, 200, आपका टारगेट था कि आप 200 रुपये की तो राखी लेंगे और उसके अलावा सारी चीज़ों की व्यवस्था करते करते 250 रुपये तक खर्च करेंगे। और यदि आपको लगा तो कोई अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए या रिटर्न गिफ्ट देने के लिए भी आप उस 500 रुपये में ही लेंगे। इसके अलावा आप अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस तो नहीं कह सकते, कोई है ना हाथ, कोई ऑर्नामेंट्स या कोई भी चीज़ लेना चाहेंगे। 500 रुपये टोटल आप लेकर घर से चल रहे हैं। आप जब बाज़ार में गए, वहाँ पर आपने रेटें देखी तो आपको पता लगा कि 350-400 रुपये तो आपके राखी में ही पूरे हो गए। रिटर्न गिफ्ट देने के लिए जब आपने आइटम देखने चालू करे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब हर गिफ्ट इस तरह से कीमत थी। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपने तुरंत चयन कर लिया कि इस समय मैं अपने लिए कोई भी ऑर्नामेंट नहीं खरीदूंगा, बल्कि मुझे सिर्फ राखी खरीदनी है और एक रिटर्न गिफ्ट के हिसाब से इतने ही पैसों में व्यवस्था करनी है। तो ये जो चीज़ होती है ये चयन कहलाती है, क्योंकि व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं और उन संसाधनों की सहायता से हमें अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं में चयन करना पड़ता है वर्तमान समय में किन्हें पूरा किया जाए। यदि वर्तमान कीमतें बढ़ जाएं तब क्या होगा? कीमतें बढ़ने पर हमारे द्वारा वस्तुओं की मात्रा
कम खरीदी जाती है। अब आपके एक और क्वेश्चन आपके दे रखा है, आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, आप उनमें से कितनों को पूरा कर सकते हैं और उनमें से कितनी अपूर्ण रह जाती है, आप उन्हें पूरा कर पाने में क्यों असमर्थ रहते हैं। सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं जो इसमें पहले नंबर पे पूछा गया है। आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं वे इच्छाएं होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन होते हैं और साधनों को व्यय करने की तत्परता होती है। हमारी तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। हमें अच्छा भोजन भी चाहिए, हमें अच्छे कपड़े भी चाहिए, हमें नई नई किताबें भी चाहिए, हमें स्टाइलिश पेन भी चाहिए, रोजाना के नए नए जूते, चप्पलें, स्टाइलिश हेयर पेन, ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी हमारी ढेरों आवश्यकताएं। क्या हम उन सबको पूरा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उनमें से आप कितनों को पूरा कर सकते हैं। उनमें से हम कुछ ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उन्हें पूरा करने के लिए साधन नहीं होते हैं या सीमित साधन होते हैं। इनमें से कुछ अपूर्ण रह जाती हैं, इन्हें हम कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जैसे अभी हमें ड्रेसें नहीं चाहिए, अभी हम एक जोड़ी ही चप्पलें लेंगे या जूते लेंगे या स्टाइलिश ऑर्नामेंट्स लेंगे। हम सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप उन्हें पूरा कर पाने में क्यों असमर्थ हैं। संसाधनों की असीमितता के कारण हम उन्हें पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपने दैनिक जीवन में कितने प्रकार के अभावों का सामना करते हैं, इनके कारणों का पता लगाइए। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। आगे की कक्षा में इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा उपभोग, उत्पादन और वितरण। ये हमारे प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप हैं। उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग, उत्पादन, वितरण, ये जो हमारे तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसी टॉपिक को ले लूं, उपभोग को। उपभोग कौन करता है। उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, खरीदता है, और अपने पर निर्भर रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदकर उनका प्रयोग करता है। किसी भी वस्तु में निहित उपयोगिता का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। उपभोग के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, इस कक्षा में आपको वो सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आने वाली कक्षा 12th के अंदर उससे संबंधित सारे सिद्धांतों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, मांग का नियम, ये सारे बेसिक नियम हैं हमारे उपभोग से संबंधित। उपभोग सारी आर्थिक क्रियाओं का जनक होता है। उपभोग का ना तो आदि है और ना अंत है। उपभोग कब प्रारंभ हुआ और कब इसकी समाप्ति होगी। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं तभी से वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं या उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं, और रात को जब हम सोते हैं तब तक हमारे द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है या उपभोग किया जाता है। दूसरी प्रमुख आर्थिक क्रिया हमारी उत्पादन है। उत्पादन जिसे प्रोडक्शन कहा जाता है। प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, उत्पादक के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। उत्पादन कहते किसे हैं। वस्तु या सेवा का निर्माण और सृजन ही उत्पादन कहलाता है। दूसरे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहें तो वस्तु या सेवा में निहित उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन उत्पादक के द्वारा किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पादक उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन कार्य करता है। ये उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, पहले भी मैंने शायद आपको बताए थे। श्रम, भूमि, पूंजी, साध, संगठन हमारे उत्पादन के प्रमुख साधन होते हैं। इन साधनों की सहायता से श्रम, भूमि, पूंजी, साहस,
और संगठन। इन उत्पादन के साधनों की सहायता से हमारे उत्पादक के द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता है। इन सभी साधनों को पारितोषिक की प्राप्ति होती है, श्रम या श्रमिक को मजदूरी की प्राप्ति होती है, भूमि को लगान की प्राप्ति होती है, पूंजी को ब्याज की प्राप्ति होती है, साहसी को लाभ की प्राप्ति होती है और संगठन को वेतन की प्राप्ति होती है। यहाँ हमारा उत्पादन जो है ये हमारी दूसरी बेसिक आर्थिक क्रिया है। लेकिन उत्पादन किसके लिए किया जाता है? उपभोग के लिए ही किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन किया जाता है वो सारा उपभोग करने के लिए ही किया जाता है। वस्तु और सेवाओं का निर्माण किसके लिए होगा? उपभोग के लिए। तीसरी प्रमुख आर्थिक क्रिया वितरण कहलाती है। वितरण जिसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। उत्पादन के जो साधन है, श्रम, भूमि, पूंजी, साथ, संगठन, इनकी सहायता से ही सारा उत्पादन अर्थव्यवस्था में होता है। अब एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर जो पूरा भारत के संदर्भ में हम बात करें तो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को फिनिश होता है। उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, वो सारा श्रम, भूमि, पूंजी, साथ, संगठन की सहायता से किया जाता है। और इन्हीं उत्पादन के साधनों को जो लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन और मजदूरी दी जाती है वो वितरण के रूप में प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितना भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है या राष्ट्रीय आय होती है उसे उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों में वितरित किस प्रकार किया जाए, ये सारी बातें वितरण के अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। इसके अलावा 2 और प्रमुख आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसे हम विनिमय और राजस्व के नाम से जानते हैं। विनिमय एक्सचेंज कहते हैं जिसे हम, इसका अर्थ होता है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। बाजार वह स्थान जहाँ क्रेता और विक्रेता स्वेच्छा से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। और बाजार में ये जो खरीदने और बेचने से संबंधित प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है, इसे ही एक्सचेंज या विनिमय का नाम दिया जाता है। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत इससे संबंधित बाजार, क्रेता, विक्रेता, प्रकार, इनकी समस्याएं, इनका ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे राजस्व। राजस्व मतलब, राजस्व को इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जाना जाता है। जिन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत सरकार का हस्तक्षेप होता है अर्थव्यवस्था में, उन अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी आय, सरकारी व्यय, सरकारी घाटा, सरकारी बचत, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ये सारे तत्व, ये जो बजट है, सरकारी आय है, सरकारी व्यय है, कर नीति है, व्यय नीति है, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, ये सब राजस्व के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले टॉपिक होते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही। आगे हम सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रयोग का अध्ययन फर्स्ट चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।